आज हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे और प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय। 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज 5वां है और इस प्रैक्टिस सेट में कुल 50 प्रश्न है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की वाणियों का सबसे पहला संग्रह किसने किया। प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर की वाणियों का सबसे पहले संग्रह किसने किया। सुंदरदास, धर्मदास, रज्जव या रैदास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा धर्मदास ने किया है। ठीक है, और इसकी रचना का क्या नाम रहता है? बीजक नाम से संकलन करते हैं, बीजक। ठीक है, धर्मदास बीजक के नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन करते हैं, संग्रह करते हैं और इसके 3 भाग रहते हैं। पहला है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा क्या रहता है? रमैनी। ठीक है, कबीर दास की रचनाओं का संग्रह धर्मदास के द्वारा बीजक नाम से किया जाता है, जिसके 3 भाग रहते हैं, साखी, शबद और रमैनी। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की, नंददास की, तुलसीदास की या रसखान की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की अन्य रचना क्या है, इसको भी देख लेते हैं। रामचरितमानस हो गया, रामचरित मानस। इसके बाद विनय पत्रिका, विनय पत्रिका और क्या है? कवितावली। तुलसीदास की रचनाएं याद कर लीजिएगा, कवितावली, गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहु आदि इनकी रचना है। ठीक है, सूरदास की रचना भी देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण कवि है भक्ति काल के। तो सूरदास की 3 रचना है। पहला है सूर सारावली, सूर सारावली। दूसरी है साहित्य लहरी। ठीक है, याद रखिएगा। एक और है इनकी, सूर सागर। ठीक है, सूर सागर भूल ही गए थे, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? रहीम की, रसखान की, बिहारी की या घनानंद की? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो उत्तर हो जाएगा रसखान की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, रसखान की प्रसिद्ध रचना कौन है? प्रेम वाटिका। बिहारी की प्रमुख रचना क्या है? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, इसको भी याद रखिएगा, सतसई महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और घनानंद की क्या है? सुजान हित प्रबंध है, सुजान सागर है। फिर अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कवि कौन माने जाते हैं? अष्टछाप के जो कवि हैं, 8 कवि हैं, उनमें सबसे छोटे कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास, नंददास, कुंभन दास या परमानंद दास। तो इसमें से सबसे छोटे कौन माने जाते हैं? नंददास। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा की जाती है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है, विट्ठलनाथ के द्वारा, जिसमें 8 कवि रहते। ठीक है, और अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 1565 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर की गई है। ठीक है, और इसमें 4 शिष्य, 4 शिष्य किसके हैं?
वल्लभाचार्य के, वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य किसके हैं? विट्ठलनाथ के। ठीक है, याद रखिएगा, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कुल कितने भागों या खंडों का प्रकाशन हुआ है? 2, 3, 4 या 5? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में कुल कितने भागों या खंडों का प्रकाशन हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 खंडों में। ठीक है, और मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है, किसके इतिहास ग्रंथ का नाम है? यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा जाता है, मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा जाता है। मिश्र बंधुओं में 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन से हैं? पहले हैं गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे क्या हैं? श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे कौन हैं? सुखदेव बिहारी मिश्र। इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, मिश्र बंधुओं में 3 लोग हैं। कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया है? रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल मिश्र बंधु, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है, बा वाला उत्तर सही हो जाएगा। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी अक्सर पूछा जाता है, इसको तो रट लीजिए। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है, यह किस नाम से आती है? तो हिंदी भाषा का विकास के नाम से प्रकाशित होती है। ठीक है, मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ का नाम देख ही चुके हैं, ये भी पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम या पद्माकर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास है। ठीक है, केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। और इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं। पहला है कवि प्रिया, कवि प्रिया हो गई। दूसरी है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। इसके बाद क्या है? रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। विज्ञान गीता, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, सुजान सागर के रचयिता कौन है? बोधा, आलम, घनानंद या ठाकुर? इसकी उत्तर क्या हो जाएगा? सुजान सागर के रचयिता कौन माने जाते? तो उत्तर हो जाएगा घनानंद। ठीक है, घनानंद की रचना क्या है? सुजान सागर। और ठाकुर की रचना क्या है? ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इनको भी याद रखिएगा, ठाकुर शतक। आलम की है आलम केली श्याम सनेही, आलम केली। ठीक है, श्याम सनेही है, सुदामा चरित है। फिर अगला प्रश्न है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया है? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जसवंत सिंह, मतीराम या देव? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रबोध चंद्र नाटक का ब्रज भाषा में अनुवाद कौन करते हैं? जसवंत सिंह करते हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक याद होने चाहिए, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी,
भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र आदि। ठीक है, कई सारे नाटक हैं। फिर अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? केशवदास, भूषण, पद्माकर या मतीराम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा भूषण। ठीक है, भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। भूषण हजारा भी है। ठीक है। केशवदास की रचना याद हो चुकी होगी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। पद्माकर की रचना है जगत विनोद, जगत विनोद। पद्माभरण। मतीराम की रचना है ललित ललाम, ललित ललाम। ठीक है, इनको भी देखते चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी या भारत मित्र? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? कवि वचन सुधा का। ठीक है, और इनके द्वारा अन्य कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया है? कवि वचन सुधा हो गया, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, और तीसरा है बाला बोधनी पत्रिका, बाला बोधनी पत्रिका। इनको भी याद रखिएगा। और ब्राह्मण किसकी पत्रिका है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आनंद कादम्बिनी कमेंट करिएगा। भारत मित्र किसकी पत्रिका है? ये भी कमेंट करिएगा। फिर है अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? सरस्वती पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, इससे एक दो प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष यहाँ पर पूछ रहा है 1900, 1903, 1903, 1893 या 1905। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के महत्वपूर्ण संपादक हैं। ठीक है, और इन्होंने 1903 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला और 1920 ईस्वी तक इसका संपादन कार्य करते रहते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका संपादन करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, रश्मि रथी खंड काव्य के नायक कौन है? अर्जुन, कर्ण, भीम या युधिष्ठिर? देखने में प्रश्न बहुत सरल लगते हैं, लेकिन जब परीक्षा में यही प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ध्यान से। रश्मि रथी खंड काव्य के नायक कौन है? अर्जुन, कर्ण, भीम या युधिष्ठिर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्ण। रश्मि रथी खंड काव्य के नायक कौन है? कर्ण है। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? छायावाद का समय कब से कब माना जाता है? 1900 से 1920, 1918 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1953। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छायावादी युग का समय कब से कब माना जाता है? 1918 से 1936 ईस्वी तक के समय को छायावाद के युग से नाम से जाना जाता है। ठीक है, और छायावाद युग के 4 प्रमुख कवि हैं जिनको जानना चाहिए। कौन कौन से हैं? पहले हैं जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, दूसरे कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत
त्रिपाठी, निराला, इनको भी याद रखिएगा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं याद रखिएगा। फिर हैं सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे हैं प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और चौथे हैं महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इनकी एक एक रचना भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी याद रखिएगा, ठीक है। कामायनी इनकी प्रमुख रचना है, इसका रचना काल कमेंट करिएगा। इसमें 15 सर्ग है, ठीक है। और निराला की राम की शक्ति पूजा याद रखिएगा, राम की शक्ति पूजा, ठीक है। इसके बाद एक है सरोज स्मृति, सरोज स्मृति और तुलसीदास, ये निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। पंत की चिदम्बरा याद रखिएगा, चिदम्बरा। महादेवी वर्मा की निहार रश्मि नीरजा यामा, ठीक है। इनकी रचनाएं एक एक याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद, निराला, पंत या राहुल सांकृत्यायन? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की जाती है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, याद रखिएगा। और मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख उपन्यास क्या है, ये भी देख लेते हैं। गोदान है, ठीक है, गोदान याद रखिएगा। इसके बाद है सेवा सदन है, सेवा सदन इसके अन्य उपन्यास है। सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, कर्म भूमि हो गई, कर्म भूमि, रंग भूमि, निर्मला, गबन, ठीक है, और गोदान। सबसे लास्ट में गोदान आता है। गोदान इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, याद रखिएगा। इसमें होरी और धनिया प्रमुख पात्र हैं। फिर अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास की विधा क्या है? आत्मकथात्मक उपन्यास, लंबी कहानी, लघु उपन्यास, गीति उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास या आंचलिक उपन्यास? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लंबी कहानी या लघु उपन्यास, ठीक है। और सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का 7वां घोड़ा। इनका एक नाटक भी है, सॉरी, अंधा युग है, ठीक है। 3 नाट्य हैं, अंधा युग, इसको भी याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। महाभारत की कथा पर आधारित है। और इनका एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, ये भी चर्चित उपन्यास है, ठीक है, गुनाहों का देवता। फिर अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? मैला आंचल जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 52 में, 54 में, 56 में या 60 में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सन वन अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। मैला आंचल तो सबको पता है कि इसका उपन्यास है, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक की रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ या धर्मवीर भारती? तो लहरों के राजहंस किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है, ठीक है, महत्वपूर्ण नाटक है। इनके द्वारा 3 नाटक लिखे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद है क्या है? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। इसके बाद और क्या है? आधे अधूरे।
इनके तीनों नाटक याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती का नाटक भी याद रखिएगा, अंधा युग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी में हल्कू का खेत किस जानवर के चरने से बर्बाद होता है? छोटे छोटे प्रश्न लेकिन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, गलत हो जाते हैं। पूस की रात कहानी में हल्कू का खेत किस जानवर के चरने से बर्बाद होता है? गाय, नीलगाय, आवारा कुत्ते या बकरी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीलगाय के चरने से खराब हो जाता है। ठीक है, और हल्कू का एक कुत्ता रहता है जिसका नाम क्या रहता है, इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, इसके कुत्ते का नाम क्या रहता है, कमेंट करिएगा। इनकी एक और कहानी प्रसिद्ध है प्रेमचंद की, प्रेमचंद। कफन, कफन याद रखिएगा। ठीक है, कफन इनका महत्वपूर्ण कहानी है, और कफन में घीसू, माधव और बुधिया तीन महत्वपूर्ण पात्र हैं। तीनों को नाम अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये कमेंट करिएगा। आप भी कुछ मेहनत करिए। फिर अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या शांति प्रिय द्विवेदी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय के उपन्यास देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी दो भाग है। ठीक है, दो भागों में है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, याद रखिएगा साथ में। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, सौरसेनी, अर्धमागधी या पैशाची? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी हिंदी से। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत क्या क्या है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, मागधी हिंदी में बिहारी हिंदी है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी है, बिहारी हिंदी। ठीक है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, इन बोलियों का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में क्या क्या है? खड़ी बोली, खड़ी बोली, इसे कौरवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौरवी। ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी। ठीक है, ये सारी क्या है? हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, इनको भी याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, फा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, ओष्ठ, फा। कंठ में का वर्ग आ जाएगा, का वर्ग, का खा गा घा। तालु में चा वर्ग आ जाएगा, चाछा जा जा। ओष्ठ में पा वर्ग आता है, पा फा बा भा मा। दंत में ता वर्ग आता है। ठीक है, दंत में ता वर्ग की ध्वनियां आती हैं, जिसके अंतर्गत ता था दा धा ना हो गया। अगला प्रश्न है,
पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पोधन इत्र, पौधन इत्र, पाधन इत्र, पाधन वित्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पवित्र। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोधन इत्र। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, यथासंभव शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि समास। तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद की प्रधानता रहती है। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहेगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहता है। ठीक है, उपमेय या उपमान। बहुव्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे। इसका उदाहरण हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर लंबा है उदर जिसका। ठीक है, चंद्रशेखर चंद्रमा है, शेखर यानी शिखर में, सर में जिसके, मस्तक में जिसके, यानी शंकर जी। ये गणेश हो गए, गणेश जी। ये हो गए शंकर जी। कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा नीली गाय, नील गाय। ठीक है, नील गाय। इसी तरह नील गगन है। ठीक है, तत्पुरुष समास में राजपुरुष, इसका उदाहरण हो जाएगा गगन चुंबी हो गया, गगन चुंबी। ये क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? सुधन आगत, स्वाधन आगत, स्वधन आगत, सुधन गत। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत, स्वागत। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि होगी ये आप लोग कमेंट करिएगा। फिर अगला प्रश्न है, मृदुल का सही विलोम शब्द क्या है? कठोर, मुलायम, चिकना या रूखा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मृदुल का कठोर होता है। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अजय, अजेय, दुर्जय या पराजित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे। ठीक है, अक्सर पूछा भी जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ है चापलूसी करना, धोखा देना, मदद करना या तिरस्कार करना। तो अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चापलूसी करना। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से किसकी है? अनुग्रहित है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह उज्ज्वल शब्द आता है, उज्ज्वल, ये भी पूछा जाता है शुद्ध लिखने के लिए। ठीक है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद, ये भी पूछा जाता है। ये अक्सर शुद्ध वाले प्रश्नों में पूछे जाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 9। उत्तर हो जाएगा 8। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पर संबंध का के की है, फिर अधिकरण है, फिर संबोधन है। ठीक है, तो 8 प्रकार के कारक हैं, याद कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि, विश्वनाथ, मम्मट या दंडी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है और इससे पंचम वेद भी कहा गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पंचम वेद कहा जाता है। इसका प्रमुख सूत्र है विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इनका प्रमुख सूत्र है। विश्वनाथ की रचना क्या है? साहित्य दर्पण है, इसको भी याद रखिएगा, साहित्य दर्पण। मम्मट का काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश, ये भी उनकी महत्वपूर्ण रचना है, पूछी जाती है अक्सर। दंडी का काव्यादर्श है। ठीक है, काव्यादर्श।
संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? संचारी भाव पूछ रहा है, 8, 9, 33 या 49। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संचारी भाव की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, भरत मुनि ने भावों की संख्या कुल कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार कुल भाव कितने होते हैं? 49 होते हैं। ठीक है, जिसमें से स्थाई भाव 8 होते हैं, संचारी भाव 33 होते हैं और सात्विक भाव 8 होते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, निर्वेद, उत्साह, जुगुप्सा। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद या सम। ठीक है, शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। उत्साह किसका होता है? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव शोक उत्साह हो जाएगा। जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का। जुगुप्सा या घृणा, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस रति होता है। ठीक है, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक, भय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ। अगला प्रश्न है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां हैं में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक या अनुप्रास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां पर एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 24, 26, 28 या 31। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं। 26 ठीक हो गया। कितनी होती है रोला में? 24। ठीक है, याद रखिएगा। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। दोहा पूछा जाता है और सोरठा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि दोहे का उल्टा क्या होता है? तो सोरठा होता है। यदि पूछता है सोरठा का उल्टा क्या है? तो दोहा हो जाएगा। दोहा में मात्राओं का क्रम रहता है 13, 11, 13, 11, और सोरठा में रहता है 11, 13, 11, 13। ये भी याद रखिएगा। पहले और तीसरे चरण में 13, 13 दोहा में रहेंगी, दूसरे चौथे में 11, 11 दोहा में रहेंगी। सोरठा में पहले तीसरे में 11, 11 और दूसरे चौथे में 13, 13 मात्राएं होंगी। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, चौपाई किस प्रकार का छंद है? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या वर्णिक छंद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो उत्तर हो जाएगा सममात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र या भामा। यहाँ पर भामा है। ठीक है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय किसका है? कुंतक का है। ठीक है, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं। वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं। क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये भी याद रखिएगा। औचित्य, भामा अलंकार संप्रदाय, इन सबको याद रखिएगा, ये अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, कुंतक, आनंदवर्धन या भरत मुनि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अभिधा शब्द शक्ति से किस अर्थ का बोध होता है? मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या गूढ़ार्थ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिधा शब्द शक्ति से
मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ का बोध होता है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, ये भी जान लीजिए। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। अभिधा, लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, दीर्घतमा या उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना किस अलंकार में होती है? रूपक, अपनाति संदेह या उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो उपमेय का जहाँ पर निषेध होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अपुनति अलंकार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता है? दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद या कानपुर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से निकलता है। ठीक है, उदंत मार्तंड। और इसके संपादक कौन है? कमेंट करिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 52, 54 या 60। उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल या बरवय रामायण। तो इसमें पूछ रहा कौन सी रचना ब्रजभाषा में है, अवधी में नहीं है। ठीक है, तो अवधी में विनय पत्रिका नहीं है, बल्कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई, बाकी ये सारी अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या हुंकार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और 1972 में मिला है। ये भी याद रखिए, इसका सन है 1972। रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर शब्द। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? संकर शब्द है। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा। 2 शब्द से मिला है, मिलकर बना रेल प्लस गाड़ी। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? संस्कृत, फारसी, अरबी या ग्रीक। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। ठीक है। सूरदास किस कवि के शिष्य थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ या रामदास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूरदास किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। ठीक है, और रामानंद के शिष्य कौन है? कबीर। फिर अगला प्रश्न है, तार सप्तक प्रथम सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 47, 51 या 59। तार सप्तक जिसे प्रथम सप्तक भी कहते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी में अज्ञेत के द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन होता है और इन्होंने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। 4 सप्तक का प्रकाशन करते हैं, जिसका नाम रहता है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? अक्सर पूछा जाता है, हमेशा गलत होता है। अंधेर नगरी में कितने अंक हैं? 4, 5, 6 या 7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। अंधेर नगरी में कुल कितने अंक हैं? कौन कौन से हैं अंक हैं? अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, इनका नाटक है। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य सागर में कुल कितने स्कंद हैं? 10, 11, 12 या 9। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य सागर में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। ठीक है, सूर्य सागर किसकी रचना है? भक्ति काल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास की रचना क्या है? सूर्य सागर। और इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? सूर्य सागर हो गई, इसको तो देख ही लिए। सूर सारावली है, सारावली। और तीसरा है साहित्य लहरी। प्रश्न जितना सरल लग रहे हैं परीक्षा में वही गलत लगते हैं। ठीक है, गलत हो जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये 50 प्रश्न हो चुके हैं।
और 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब अगला प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।